दोस्तों, आज हम कक्षा 9 इतिहास के पाठ नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता था? लिने, फ्रैंक, मार्क या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है मार्क। अगला प्रश्न, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? भारतीय शेयर बाज़ार, अमेरिकी शेयर बाज़ार, जापानी शेयर बाज़ार या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है बी, अमेरिकी शेयर बाज़ार। अगला प्रश्न है, नाज़ी युद्ध की लीग की स्थापना कब हुई? 1922, 1920, 1945 या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है 1922। चौथा प्रश्न, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस या फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अगला प्रश्न, हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक या ब्रिटेन का तानाशाह शासक? सही उत्तर है जर्मनी का तानाशाह शासक। अगला प्रश्न, प्रोपेगेंडा से क्या समझते हैं? उत्तर, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार जिसमें पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों आदि का इस्तेमाल किया जाता है को प्रोपेगेंडा कहते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने एडोल्फ हिटलर को क्या नसीहत दी? उत्तर, महात्मा गांधी जी ने कहा, हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो यह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्ति के गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। अगला प्रश्न, एडोल्फ हिटलर की 2 राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या थी? उत्तर, पहली, एडोल्फ हिटलर अपने देश जर्मनी को विश्व की एक बड़ी ताकत बनाना चाहता था। दूसरा, उसकी यह भी महत्वाकांक्षाएं थी कि संपूर्ण यूरोप को जीत लिया जाए। अगला प्रश्न, धुरी शक्तियों से क्या अभिप्राय है? उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी, जापान व इटली के गुट को धुरी शक्तियों का नाम दिया जाता है। अब ये आपके एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न। पहला, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? उत्तर, वाइमर गणराज्य के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। पहला, प्रथम विश्व युद्ध में पराजय और राष्ट्रीय अपमान और हर जाने के लिए इसी को दोषी ठहराया गया। गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। दूसरा, स्पार्टकिस्ट लीग द्वारा विद्रोह की योजना बनाई गई। इसे वाइमर गणराज्य ने विफल तो कर दिया, परंतु जर्मनी के साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कर्जा और हर्जाना चुकाने से मना कर दिया गया तो फ्रांस ने उसके रूर नामक कोयला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और चौथा, 1923 में वाइमर गणराज्य को आर्थिक संकट झेलना पड़ा तथा महंगाई और मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई, जिससे निपटने के लिए अमेरिका से अल्पकालिक कर्ज लेना पड़ा। तो ये सारी वाइमर गणराज्य के सामने शुरुआत में समस्याएं थी। अगला प्रश्न, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाज़ीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी? उत्तर है, 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे ठप होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को भुखमरी का डर लग रहा था।
नाज़ी प्रोपेगेंडा लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखा रहा था। हिटलर के भाषणों में निम्नलिखित बातें होती थी जो लोगों को नाज़ीवाद की ओर आकर्षित करती थी। उसमें पहला है एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र की स्थापना। हिटलर हमेशा कहता था कि जर्मन को हम एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे। दूसरा, वर्साई की संधि का प्रतिशोध लिया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर ज़बरदस्ती वर्साई की संधि थोप दी गई थी, जिसमें बहुत से आर्थिक चीज़ें, ज़मीन, जनसंख्या, कोयला क्षेत्र, लोहे के भंडार मित्र राष्ट्रों को मिले थे। तीसरा, जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाना। हिटलर हमेशा जर्मनी के लोगों को अपने भाषणों के अंदर ये बताता था कि जो प्रतिष्ठा जर्मन समाज ने खोई है उस प्रतिष्ठा को मैं वापस लेकर आऊँगा। और चौथा, बेरोजगारों को रोजगार व नौजवानों को सुरक्षित भविष्य, क्योंकि 1929 तक हमने उससे पहले देखा जब वाइमर गणराज्य था तो जर्मन साम्राज्य में बहुत बुरे हालात थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख बताई जाती है इतिहासकारों के अनुसार, जो अपने गले में तख्तियाँ डालकर चलते थे और लिखते थे कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। उन सभी बेरोजगारों को रोजगार व नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का वादा हिटलर करता था। उपरोक्त कारणों के आधार पर जर्मनी में कह सकते हैं कि नाज़ीवाद लोकप्रिय होता गया। अगला प्रश्न, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? जो नाज़ी सोच वाले व्यक्ति थे वो क्या क्या चीज़ें सोचते थे, आइए उत्तर देखते हैं। उत्तर, नाज़ी सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे। पहला, सभी समाज बराबर नहीं है। नाज़ी सोच वाले व्यक्ति और हिटलर ये मानते थे कि सारे समाज बराबर नहीं हैं, वे नस्ली आधार पर बेहतर या कमतर हैं। इसके अंतर्गत ब्लॉन्ड वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते हैं। दूसरा, हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांतों की मनमानी व्याख्या पर आधारित थी। तीसरा, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वे जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्ल खत्म हो जाएगी। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि सृष्टि जब से बनी है जो ताकतवर नस्ल है वो कमज़ोर नस्ल को ख़त्म कर देती है और ताकतवर नस्ल ही बचती है। तो हिटलर ने इसको अपने मनमाने रूप से अपनाया और कहा कि जो नस्लें ताकतवर होंगी वह जिंदा रहेंगी और कमज़ोर नस्ल अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। अगला, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। क्योंकि हिटलर जो है वो आर्यों को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता था, बहुत ऊंचा मानता था और वो मानता था कि उनको अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए, मतलब कि उनकी औरतों को यहूदियों से शादी नहीं करनी चाहिए। यहूदी आदमियों को ईसाई आदमियों को या नाज़ी आदमियों को यहूदियों से शादी नहीं करनी चाहिए। उनको अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और जितना हो सके ताकत हासिल करनी चाहिए ताकि दुनिया पर वर्चस्व कायम कर सके। अगला, नाज़ी नस्ली कल्पना लोग की स्थापना करना चाहते थे। जो नाज़ी लोग थे वो ये चाहते थे कि दुनिया में या जर्मनी में कम से कम सिर्फ़ और सिर्फ जो आर्य नस्ल है वही रहें, बाकी सभी नस्लें जो हैं वो ख़त्म हो जाए। इन तमाम आधारों पर कह सकते हैं कि नाज़ी सोच बहुत अलग तरीके से यहूदियों के प्रति भेदभाव वाला रवैया और अन्य जातियों के प्रति, अन्य नस्लों के प्रति भेदभाव वाला रवैया रखते थे। अगला प्रश्न, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे हो रहा था? उत्तर, नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में निम्नलिखित कारणों से असरदार रहा। पहला, नाज़ियों के अनुसार यहूदी नस्ल सबसे निम्न दर्जे की है। दूसरा, यहूदियों को अवांछित श्रेणी में रखा जाता था। तीसरा, ईसाइयों की नज़र में यहूदी हत्यारे और सूदखोर थे। चौथा, यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। और पांचवा, फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू ऐसी ही एक फिल्म थी। अगला प्रश्न, नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फ़र्क है, एक पैराग्राफ में बताएं।
तो हम जानते हैं कि नाज़ी समाज के अंदर औरतों की जो भूमिका है वो दो तरीके से देखी जाती है। पहली बार तो हिटलर ये देखता था कि औरत को सिर्फ एक ही काम है कि उसे घर गृहस्थी संभालनी है, बच्चे पैदा करने और अपने बच्चों का लालन पालन करना, लेकिन बच्चे भी कैसे, जो पूर्ण रूप से वांछित बच्चे हो, जो हिटलर चाहिए। तो देखते हैं क्या भूमिकाएँ थी। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका इस प्रकार है। पहला देखते हैं नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। औरतें मर्दों से भिन्न हैं। नाज़ी समाज में ऐसा माना जाता था कि औरतें जो है वो मर्दों जैसी नहीं हैं, बराबर नहीं है, बल्कि उनसे अलग हैं। औरतों का कर्तव्य सिर्फ इतना है कि वो अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना तथा उनका लालन पालन करना। अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को सार्वजनिक दंड जैसे गंजा करना, मुंह पर कालिक पोतना और गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाना होता था। और उसमें लिखा होता था कि मैंने राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। वांछित बच्चों यानी जो बच्चे हिटलर को चाहिए थे, अगर उन बच्चों को कोई माता जन्म देती थी तो उनको इनाम, मेडल, तमके दिए जाते थे। कहा जाता था कि 4 बच्चे जो पैदा करेंगी, जो वांछित बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, आर्य नस्ल के होंगे, जो 4 बच्चे पैदा करेंगे उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, जो 6 बच्चे उन्हें सिल्वर मेडल और जो 8 बच्चे हैं उससे अधिक उसे गोल्ड मेडल। तो इस तरीके का नाज़ी समाज में औरतों की भूमिका नज़र आती है। अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति में या फ्रांसीसी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। तो फ्रांसीसी क्रांति में या फ्रांसीसी समाज में औरतों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। क्रांति में अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक क्लब भी बनाए, मताधिकार और राजनीतिक पदों की मांग भी की। फ्रांस में औरतों की दशा सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जैसे अनिवार्य शिक्षा, शादी का स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। निष्कर्ष ये निकल सकता है कि उपरोक्त भिन्नता के आधार पर कहा जा सकता है कि नाज़ी समाज व फ्रांसीसी समाज में औरतों की भूमिका में जमीन आसमान का फर्क था। अगले प्रश्न की ओर। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? उत्तर, नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। पहला, हिटलर लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। दूसरा, हिटलर के प्रति समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की। तीसरा, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और ख़ास अंदाज की तालियों की गड़गड़ाहट शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा और एक ऐसे रूप में व्यक्त किया मानो वो जर्मनी में सब ठीक कर देगा। एक ऐसे समाज को यह छवि बहुत आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी थी और जो आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। तो ये तमाम प्रश्न आपने देखे। वीडियो आपको कैसी लगी, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के लिए आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।